चलिए बेटा शुरू किया जाए। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस बताइए ये किसके अंतर्गत आएगा? फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स। प्लांट भी फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट। स्टॉक आपका इन्वेंट्री में आएगा। तो पहले ये दो दिखा देते हैं, प्रीमाइसेस एंड प्लांट। 30,72,000 और 33 लैक्स। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे किसके अंदर? नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट में पहले देखेंगे, बाद में फाइनल करेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट में देखा जाए। नोट्स टू अकाउंट में ऊपर कर देता हूं। चलिए अभी हम यहाँ पर एसेट्स में देख रहे हैं। एसेट्स यहाँ पर 7th पॉइंट में चालू किया गया है। 7th पॉइंट। तो 7th पॉइंट में एसेट्स है। एसेट्स में आपने प्रीमाइसेस देखा 30,72,000 और प्लांट देखा आपने 33 लाख। ठीक है, बाकी जो है एडजस्टमेंट से आया है। ये हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस से अमाउंट्स ट्रांसफर किए। प्रीमाइसेस 30,72,000 एंड प्लांट 33 लैक्स। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक जो है 7,50,000। स्टॉक किस में जाएगा? इन्वेंट्रीज में। तो चलिए इन्वेंट्री में देखते हैं हम। इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज के अंदर इन्वेंट्री का मुद्दा कहाँ बनाया इन लोगों ने? दिख रहा है क्या आपको? इन्वेंट्रीज हमारे क्वेश्चन में है 7,50,000। नीचे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी स्टॉक है नीचे एडजस्टमेंट में। तो जो ऊपर स्टॉक है उसे कौन सा स्टॉक कहते हैं हम लोग? ओपनिंग स्टॉक। इसका सिंगल इफेक्ट होता है। इसका सिंगल इफेक्ट। और नीचे जो है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या क्या होता है? डबल इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट होता है। तो हम लोग पहले क्लोजिंग स्टॉक को चेक कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आप इन्वेंट्री में देखोगे। क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री में इन लोगों ने नोट्स टू अकाउंट में नहीं दिखाया है, कहीं पर डायरेक्टली आंसर में लिख दिया है। इन्वेंट्री नहीं दिख रहा है ना इसमें, वर्किंग नोट में इन्वेंट्री नहीं दिखाया इन लोगों ने। डायरेक्टली आंसर में देखते हैं। तो ये हमारे पास इन्वेंट्री देखिए, यहाँ पर इन्वेंट्री में क्या होना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट था हमारे पास 9,50,000। 9,50,000। क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट बाकी है और ओपनिंग स्टॉक बाकी है। तो आपको पता है चेंज इन इन्वेंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस में चेंज इन इन्वेंट्रीज नाम का एलिमेंट होता है और वहां पर हमेशा हम ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लिखते हैं। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हमेशा लिखा जाता है। तो चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ये है सॉल्यूशन। इसके अंदर आप देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज फॉर्मूला हमेशा क्या होगा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग।
तो चेक कीजिए, ओपनिंग लिखा है इन लोगों ने 7,50,000, 7,50,000 और माइनस ब्रैकेट में लिखा है मतलब माइनस 9,50,000, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो फाइनल इनका माइनस में आया 2 लाख। ठीक है, तो वापस से बताता हूँ स्टूडेंट्स, जो हमने बॉक्स में देखा था, जो हमने बॉक्स में देखा था स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक था? ओपनिंग स्टॉक। और जो हमने नीचे देखा था वो कौन सा स्टॉक था? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का कितना इफेक्ट होगा? डबल इफेक्ट। पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा? इन्वेंट्रीज में, पहला इफेक्ट इन्वेंट्रीज में, और दूसरा इफेक्ट होगा क्लोजिंग का, जो हम चेंज इन इन्वेंट्रीज दिखाते हैं उसके अंदर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो चेंज इन इन्वेंट्रीज का फॉर्मूला यही होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप लोगों ने देख लिया, एक बार वापस से देख लीजिए। यहाँ पर इन्वेंट्रीज का क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है 9,50,000, ये किसके अंदर? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंतर्गत इन्वेंट्रीज का मुद्दा होता है 9,50,000। और उसके बाद में सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये, जिसके अंदर चेंज इन इन्वेंट्रीज दिखाया गया, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, 7,50,000 माइनस 9,50,000, फाइनली माइनस में आया 2 लाख। ओके, तो ये हमारा काम क्लियर हुआ। आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में नेक्स्ट लिखा हुआ है डेटर्स। डेटर्स आप जानते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में इसका एंट्री चेक किया जाए, ट्रेड रिसीवेबल में कितना होना चाहिए? 8,70,000 ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में 8,70,000। ओके, डब्बे से निकला है तो इसका सिंगल इफेक्ट होगा, 8,70,000 डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद देखा जाए गुडविल। गुडविल है हमारे पास 2,50,000। गुडविल है हमारे पास 2,50,000। तो ये आपका फिक्स एसेट्स के अंदर। भाविका कुछ बोल रहे हैं क्या? आप मैसेज कीजिए, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, मैसेज कीजिए। भाविका मैसेज कीजिए, आपका आवाज क्लियर आ नहीं रहा है। भाविका माइक ऑफ कीजिए। आवाज आ रहा है बच्चों? दूसरों को आवाज आ रहा है? यस सर। भाविका ने यस कुछ सर, आ रहा है। भाविका ने कुछ कहा, तुम लोगों ने सुना क्या? नो सर। नो ओके, सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गुडविल दिखाया जाए 2,50,000 फिक्स एसेट्स के अंदर नॉन टेंजिबल, फिक्स एसेट्स के अंदर नॉन टेंजिबल। तो बताइए फिक्स एसेट्स के अंदर, ये देखिए यहाँ पर आपका है नॉन टेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब इनटेंजिबल आपका गुडविल है 2,50,000, 2,50,000 करेक्ट। चलिए आगे, गुडविल के बाद आपका दिया हुआ है बैंक। बैंक है आपके पास 4,06,500। ये क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाएंगे हम लोग 4,06,500, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एट बैंक 4,06,500, 4,06,500 ये हो गया। चलिए डब्बे से निकालकर हर एक काम सिंगल इफेक्ट दिखा रहे हैं और ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास
बैंक के बाद है कॉल्स इन एरियर्स। तो आपने जो भी शेयर्स इशू किए हैं उसमें से 75,000 रुपीज आपको नहीं मिला, कॉल करने के बाद भी सामने वालों ने नहीं दिया, तो ये जो हम कॉल करते हैं उसे शेयर्स का अमाउंट कहते हैं, और जो नहीं मिलेगा उसे कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। तो शेयर्स का हमने जो भी मांगा होगा उसमें से 75,000 नहीं मिला, तो ये शेयर्स के अमाउंट में से लेस किया जाएगा। तो आप चेक कीजिए, कॉल्स इन एरियर्स हमने मांगा तो था 75,000, मतलब मांगा था ज्यादा, जिसमें से 75,000 नहीं मिला, तो ये शेयर्स में से लेस किया जाएगा। तो देखा जाए सॉल्यूशन में, देखिए बेटा यहाँ पर लेस किया गया, कॉल्स इन एरियर्स में लेस किया गया आपको 75,000, 75,000 आपको लेस किया गया। ओके, कॉल्स इन एरियर्स। तो हमने मांगा था पब्लिक से 40 लाख, ऊपर दिख रहा है ना 40 लाख, लेकिन हमें 75,000 नहीं मिला तो हमने लेस कर दिया। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट में हमारे पास मार्किंग्स मिट जा रहे हैं, तकलीफ हो जाएगा लगता है बाद में। इंट्रीम डिविडेंड पेड, इंट्रीम डिविडेंड पेड, अब इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? आपको एक बार मैंने बताया था कि दिस ईयर का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस नॉट फॉरवर्ड, पिछले साल का प्रॉफिट प्लस इस साल का प्रॉफिट मिलाकर जो भी प्रॉफिट बनता है उसमें से फिर ये लोग बांटना चालू करते हैं। जर्नल रिजर्व में भेज दो, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में भेज दो, या फिर डिविडेंड बांट दो। तो जो भी प्रॉफिट हुआ रहेगा, दोनों साल का मिलाकर जो भी प्रॉफिट हुआ रहेगा उसे हम क्या करेंगे, उसमें से डिविडेंड माइनस करेंगे। तो चलिए, आपको बताया मैंने, इंटरिम डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है, प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है, तो प्रॉफिट जो भी हुआ रहेगा उसमें से इतना हिस्सा हम माइनस कर देंगे। तो चलिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखते हैं, ये जहां भी लिखा रहेगा उसमें से इंटरिम डिविडेंड माइनस किया जाएगा। तो 3,92,500, 3,92,500 देखिए यहाँ पर, इसके अंदर आपके पास दिख रहा है ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, और उसमें से ये इंटरिम डिविडेंड क्या किया गया, लेस किया गया। 3,92,000 क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। तो 3,92,500 लेस किया गया। आगे बढ़ते हैं। परचेजेज, परचेजेज आपको पता है स्टूडेंट्स, परचेजेज जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का एलिमेंट है, और ये एक्सपेंसेस में फर्स्ट प्लेस पकड़ता है। एक्सपेंसेस में फर्स्ट प्लेस इसका होता है, सेकंड प्लेस चेंज इन इन्वेंट्रीज का होता है। तो ये परचेज जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप दिखाएंगे। तो चलिए, परचेजेज है 18,50,000, 18,50,000। तो यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं परचेजेस का मुद्दा वर्किंग नोट में तो नहीं लिया है लगता है, वर्किंग नोट में नहीं लिया इन लोगों ने, डायरेक्ट आंसर में दिखाया है। चलिए आंसर में ले लेते हैं डायरेक्टली। आंसर जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, इसके अंदर देखिए एक्सपेंसेस में फर्स्ट मुद्दा, पहला मुद्दा परचेज होता है। एक्सपेंसेस में सबसे पहला मुद्दा परचेज है, जो आपको क्लियर कट दिखा दिया गया है डायरेक्टली 18,50,000। इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना था, इसलिए डायरेक्टली आंसर में दिखाया गया है 18,50,000। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बॉक्स में हमारे पास इसके बाद है शेयर्स इशू एक्सपेंसेस, ये स्पेशल होता है, आपको बताया गया था। शेयर्स इशू एक्सपेंसेस क्या होगा, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर यही आता ही है। शेयर इशू एक्सपेंसेस या शेयर इशू ब्रोकरेज, शेयर इशू ब्रोकरेज या डिस्काउंट ऑन शेयर इशू। तो शेयर इशू के ऊपर एक्सपेंसेस हो या डिस्काउंट हो या ब्रोकरेज हो, ये आपका नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है। तो चलिए, नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत ये दिखाया जाए, ये बैलेंस शीट के एसेट्स में लास्ट एलिमेंट होता है, एसेट्स में लास्ट एलिमेंट होता है नॉन करंट एसेट्स। तो 50,000 दिखाया जाए, 50,000 हमें दिखाना है।
नॉन करंट एसेट्स में अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर यहाँ दिखाया गया है शेयर इशू एक्सपेंसेस 50,000। ओके, तो ये आपका 50,000 यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेजेस। बताइए स्टूडेंट, आप बताइए वेज किस में आना चाहिए? याद है क्या वेज किस पर आएगा? कोई आंसर दे रहा है बेटा? वेज किस में आना चाहिए बताइए। आवाज आ रही है कि नहीं? पहले आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है। अच्छा, बाकी अच्छा, ठीक है ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं। वेज जो होता है, सैलरी जो होता है, बोनस जो होता है, पीडीएफ मतलब जो प्रोविडेंट फंड होता है एम्प्लॉयज को दिया जाता है। तो एम्प्लॉयज के ऊपर आप कोई भी खर्चा करो उसे हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो ये वेज और सैलरी एम्प्लॉयज बेनिफिट के अंतर्गत आएगा। तो चलिए हम दिखाते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आते हैं, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत ये 12वां पॉइंट 12 पॉइंट में दिखाया गया वेजेज। वेजेस दिखाया गया 9,79,800, 9,79,800, ये वाला आपको दिखा दिया गया 9,79,800। जर्नल एक्सपेंसेस बताइए किस में आएगा? जिसका कोई मुद्दा नहीं होगा वो सब अदर एक्सपेंसेस के अंदर रखे जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में एकदम लास्ट मुद्दा बनाया जाता है अदर एक्सपेंसेस। उसके अंदर सारे एक्सपेंसेस रखे जाते हैं जिसके लिए कोई फिक्स जगह ना हो। तो जर्नल एक्सपेंसेस के लिए फिक्स जगह नहीं है, ये अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। 68,350, 68,350 देखिए यहाँ पर 68,350 अदर एक्सपेंसेस के अंतर्गत जर्नल एक्सपेंसेस 68,350, 68,350 आपको दिखाया गया। चलिए सिंगल इफेक्ट होने के बाद आगे सैलरी, आपको बोलिए बेटा सैलरी किस में आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में 2,02,250, 2,02,250। तो यहाँ पर दिखाया गया एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंडिचर के नीचे सैलरी 2,02,250। ओके, चलिए आगे। सिंगल इफेक्ट के बाद हमारे पास बैड डेट्स। बैड डेट्स देखिए बेटा, दो टाइप का बैड डेट्स होता है। ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड आरडीडी और न्यू आरडीडी होता है ना, ये तो बैड डेट है, आरडीडी नहीं है। आरडीडी दूसरे साइड में दिख रहा है हमें, इस साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है आरडीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखा हुआ है ना, उससे बाद में देखेंगे। ये बैड डेट्स है। बैड डेट्स बताइए आप क्या करोगे? जैसे 12वीं में आप किया करते थे बैड डेट्स, बैड डेवेंचर डेट्स से का आप लेस। क्या करोगे? डेटर से लेस करेंगे। डेटर से लेस किया जाता था अगर वो डेटर से लेस। डेटर से लेस किया जाता था अगर वो एडजस्टमेंट में होता तो। डेटर से लेस किया जाता था अगर वो एडजस्टमेंट में होता तो। मतलब एडजस्टमेंट में लिखा रहता है ना फर्दर बैड डेट, एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट लिखा जाता है। अगर फर्दर बैड डेट है तो वहां से लेस होता है, लेकिन ये आपका फर्दर बैड डेट तो है नहीं, ये ओनली बैड डेट है, ओनली बैड डेट। तो अब बताइए ओनली बैड डेट कहाँ पर आएगा? 12वीं के दिमाग से बताइए। 12वीं में हम बैड डेट जैसे ट्रायल बैलेंस में पाते थे तो कहाँ लिखते थे? चलिए मैं बताता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिखते थे बैड डेट का फॉर्मूला, टू बैड डेट्स, फिर डायरेक्ट आप बैड करते डेट में थे लिखते थे सर।
हाँ, डायरेक्ट बैड डेट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आप लिखते थे ऐड फर्दर बैड डेट, फिर आप लिखते थे ऐड न्यू आरडीडी, और फिर आप लिखते थे लेस ओल्ड आरडीडी। ठीक है, तो वही रूल चलेगा यहाँ पर भी, वही रूल चलेगा यहाँ पर भी, लेस न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी। ये फॉर्मूला था, टू बैड डेट ऐड फर्दर बैड डेट ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। तो ये जो है आपका ये बैड डेट का अमाउंट है, ये डायरेक्टली बैड डेट्स के अमाउंट के सामने आता था, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो आज भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ही आएगा, मतलब ये एक्सपेंसेस में आएगा, एक्सपेंसेस में आएगा, लेकिन ये इसका कोई स्पेशल मुद्दा नहीं बनाया गया है, तो ये अदर एक्सपेंसेस लिस्ट के अंतर्गत आएगा, अदर एक्सपेंसेस लिस्ट के अंतर्गत आएगा 21,100। तो देखा जाए अदर एक्सपेंसेस लिस्ट के नीचे अदर एक्सपेंसेस, देखिए यहाँ पर 15 नंबर में, 15 नंबर में अदर एक्सपेंसेस लिस्ट है, उसके अंदर बैड डेट दिखाया जाएगा 21,100, 21,100। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट्स देखते हैं। ये देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। अब बताइए ये कहाँ पर आएगा, डिबेंचर डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, फाइनेंस कॉस्ट। बरोबर, ये परफेक्ट आपने बताया। हमारे पास किसी भी कर्जे के इंटरेस्ट के लिए फाइनेंस कॉस्ट मुद्दा है, ठीक है, तो हम लोग इसे फाइनेंस कॉस्ट के अंतर्गत दिखाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट के अंतर्गत दिखाएंगे कि 1,80,000 फाइनेंस कॉस्ट, मतलब जो हमें जिन लोगों ने फाइनेंस किया या जहां से हमें फाइनेंस मिला उसका इतना कॉस्ट है, तो फाइनेंस कॉस्ट में दिखाया जाए 1,80,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत फाइनेंस कॉस्ट, देखिए फाइनेंस कॉस्ट में दिखाया गया डिवेंचर इंटरेस्ट पेड 1,80,000। ठीक है, तो जो बच्चे याद रखेंगे, दिल से याद रखेंगे, उनको समय पर याद आएगा, याद रखोगे ही नहीं तो याद नहीं आएगा फिर टाइम पर। तो यहाँ याद रखिए फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है, जो भी हमने कर्जे लिए हैं, डिवेंचर लिया है, लोन लिया है, बैंक लोन लिया है, तो उसके ऊपर जो ब्याज देना पड़ता है वो फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट के अंतर्गत आएगा 1,80,000। चलिए सिंगल इफेक्ट दिखाया गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने डेबिट साइड पूरा क्लियर कर दिया है, डेबिट साइड पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है, डेबिट साइड हमने पूरा क्लियर किया है। आप अगर इसमें से कोई भी क्रेडिट साइड लिखते हो तो लेस होता है, तो देखो ये तो आपने डेबिट में ही लिखा, प्रीमाइसेस, प्लांट भी डेबिट, स्टॉक भी डेबिट, डेटर्स भी डेबिट, गुडविल भी डेबिट, बैंक भी डेबिट, ये आपने शेयर्स में लिखा, शेयर्स में जाकर लिखा, तो डेबिट का एलिमेंट वहां गया, तो इसको क्या किया आपने, लेस लिखा था वहां पे। इंटरिम डिविडेंड भी डेबिट से शेयर, ये प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लायबिलिटी साइड में ये गया है, तो ये भी लेस हुआ है। ठीक है, परचेज आपका डेबिट में ही था, शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट में ही था, वेज डेबिट में ही था, जर्नल एक्सपेंसेस डेबिट में, सैलरी डेबिट में, बैड डेट्स डेबिट में, डिवेंचर ये डेबिट में। देखिए दो ही चीज सिर्फ क्या है, ये डेबिट में है लेकिन क्रेडिट में जाकर माइनस होगा, डेबिट में है लेकिन क्रेडिट में जाएगा, इसलिए माइनस हुआ है। बताइए कॉल सिनेरियस किससे माइनस हुआ है, शेयर्स कैपिटल शेयर से लेस हुआ है, शेयर कैपिटल से लेस हुआ है। और इंटरिम डिविडेंड किससे लेस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस के अमाउंट से लेस हुआ है। ठीक है, चलिए अब अदर साइड में चलते हैं। अदर साइड शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आ गया 40,000, 40,000 दिखा दिया जाए शेयर कैपिटल, 40,000 शेयर कैपिटल। अब लाइबिलिटी का एलिमेंट चालू हो गया है, शेयर कैपिटल दिखाया गया आपको 40,000, यहाँ पर आपको दिखाया गया 40 लाख है, हाँ 40 लाख, 40 लाख दिखाया गया शेयर कैपिटल। इसके अंदर जो टुकड़ा किया है 4 लाख ऑफ रुपीज 10 ईच, 4 लाख ऑफ रुपीज 10 ईच, ये अगर दिया होगा तो ऊपर दिया होगा, नहीं तो एडजस्टमेंट में से देखकर लिखा गया है। ठीक है, यहाँ डब्बे में तो नहीं दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है, क्या 10-10 रुपए का था करके नहीं दिया है ना, तो इन लोगों ने डिफॉल्ट लिया है, हर एक शेयर 10 रुपए का था, इन लोगों ने डिफॉल्ट ले लिया है। अगर कुछ नहीं बोला है
तो डिफॉल्ट में 10 रुपए का था ऐसा माना गया है। ठीक है, आप नहीं लिखोगे, इंफॉर्मेशन ही नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। जस्ट राइट शेयर्स कैपिटल और 40 लाख, टुकड़ा दिखाने की फिर जरूरत ही नहीं है अगर नहीं बताया इन लोगों ने तो। चलिए 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर ये क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, चलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर 12% डिवेंचर दिखाया जाए 3 लाख। ये देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंतर्गत पॉइंट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंतर्गत 12%, 3 लाख तो 30 लाख। ओके, ये दिखाया गया। स्टूडेंट यहाँ पर डिवेंचर पर इंटरेस्ट था, एक बार इंटरेस्ट इन्होंने बोल दिया तो अभी तक हम इंटरेस्ट के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने ऊपर इंटरेस्ट की बात छेड़ी है तो ये 12% का हम हिडन एडजस्टमेंट करेंगे, हिडन एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। तो हम लोग भूल जाएंगे, अभी कर लेते हैं। ठीक है, अभी कर लेते हैं। तो पहले तो 12% डिवेंचर आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखा दिया। अब ये जो 12% बोरोइंग के ऊपर हमारा इंटरेस्ट चुकाना है वो जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बताइए 30 लाख है, 30 लाख पर 12% कितना बनता है? 12% कितना बनता है देखा जाए, 100 से डिवाइड। आपके पास कैलकुलेटर है, आप डायरेक्ट 12% निकाल सकते हैं। 12 तिहाई 36 पर कितना जीरो? 4 जीरो। मतलब हमें कुछ भी हो जाए 12% मतलब इस साल चुकाना है 3,60,000। जो हमने कर्जा लिया था डिबेंचर, उस पर इंटरेस्ट चुकाना है हमें 3,60,000। तो आप देखेंगे 3,60,000 हमने चुकाया है कि नहीं। तो आप आकर देखिए नीचे, आपने फिनांस चार्ज अभी अभी दिखाया ना, फाइनेंशियल चार्जेस, तो फिनांस कॉस्ट में आपने दिखाया कि पेड कितना हुआ है? सिर्फ 1,80,000, 1,80,000। मतलब अभी भी फाइनेंस कॉस्ट में पे करना बाकी है 1,80,000। तो 180 पे कर चुके हो, 180 पे करोगे तब जाकर 3,60,000 होगा। तो ये एडजस्टमेंट है, इसका डबल इफेक्ट होगा बेटा। तो ये देखिए पहला इफेक्ट हम दिखा रहे हैं कि इंटरेस्ट में ही ऐड किया गया, 180 पहले से पे किया जा चुका है, 180 पे करना है, तो इसे क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड होता है। और दूसरा इफेक्ट कहां जाता है? लाइबिलिटी में। दूसरा इफेक्ट कहां जाता है बेटा? लाइबिलिटी में। अब बताइए लाइबिलिटी में आप 1,80,000 किस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे? हेलो। हाँ बोलिए, बोलिए। आवाज आ रहा है बच्चों आप लोगों को? यस सर, आ रहा है। ये कौन हेलो बोल के भाग गया? चलिए, आउटस्टैंडिंग क्या होगा? ऐड और लाइबिलिटी में। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहाँ पर ऐड हो गया 1,80,000। अब दूसरा हम लाइबिलिटी में दिखाएंगे। लाइबिलिटी में कहाँ दिखाओगे? ये जो है टाइम हो चुका है, साल खत्म हो गया है, आपको तुरंत भर देना चाहिए। तो ये आपके सर पे क्या है? करंट लाइबिलिटी है। और कौन सी? अदर करंट लाइबिलिटी। ये अदर करंट लाइबिलिटी के अंतर्गत आएगा। तो दिखाया जाए अदर करंट लाइबिलिटी के सर आवाज अंतर्गत। ब्रेक हो रही है आपकी। ओके, अदर करंट लाइबिलिटी के अंतर्गत इसे दिखाया जाएगा। तो देखते हैं अदर करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत। अदर करंट लाइबिलिटी देखिए यहाँ पर है, अदर करंट लाइबिलिटी 5 नंबर पर है। 5 नंबर पर वहां पर दिखाया गया आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड कितना है? 1,80,000। तो अदर करंट लाइबिलिटी मतलब 1,80,000 पे करने का समय हो चुका है, लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया है। तो समय हो गया तो जल्द से जल्द आप पेमेंट कीजिए, मतलब करंट, करंट है वो, तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा। करंट अदर करंट लाइबिलिटी 1,80,000। तो आपने देखा एडजस्टमेंट का क्या हुआ? डबल इफेक्ट हुआ है। एडजस्टमेंट का हमने डबल इफेक्ट किया, एक बार इंटरेस्ट में हमने ऐड किया और एक बार लाइबिलिटी में दिखाया। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग का रूल ऐसे ही होता है, 12वीं से चलते आ रहा है। आउटस्टैंडिंग ऐड एंड दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में। ठीक है, चलिए डब्बे से नेक्स्ट एलिमेंट लिया जाए। डब्बे में नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। जो हमें पहले से दिखता है डब्बे में वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, और करंट ईयर का तो बंद करेंगे तब पता चलेगा ना। तो ये लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर का बैलेंस
ब्रॉड डाउन कहा जाता है, ठीक है। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 2,62,500, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। तो ये हम लोग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंतर्गत दिखाएंगे। तो सरप्लस में दिखाया जाएगा लास्ट ईयर का प्रॉफिट 262,500। देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंतर्गत सरप्लस अकाउंट में आपका लास्ट ईयर का जो बैलेंस है वो दिखाया गया 2,62,500, 2,62,500। ओके। चलिए इसके बाद में सिंगल इफेक्ट दिखाया गया, आगे बढ़ेंगे। बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल के अंदर, क्रेडिटर्स भी ट्रेड पेबल के अंदर, तो दोनों 370 और 4 लाख ट्रेड पेबल में लाइबिलिटी में लाइए। लाइबिलिटी में हम ट्रेड पेबल के अंतर्गत लिखेंगे ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल यहाँ पर है 4 नंबर पर, 4 नंबर पर ट्रेड पेबल 3,70,000 और क्रेडिटर्स 4 लाख, क्रेडिटर्स 4 लाख, ठीक है। ये ट्रेड पेबल्स हो गए। चलिए आगे डब्बे में से लिया जाए। आगे हमारे पास सेल्स, सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में कमाई के साइड में आएगा, कमाई के साइड में आएगा, ये हमारा रिसिप्ट का जरिया है, ठीक है। तो एक एक्सपेंसेस का मुद्दा होता है और एक रिसिप्ट का, तो ये हमारे रिसिप्ट मुद्दे में जाएगा, उसे हम कहते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिसिप्ट बोलिए या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बिजनेस हम लोगों ने सेल परचेस के लिए बनाया ना, तो यही हमारा ऑपरेशन ही है, यही हमारा काम है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंतर्गत सेल्स दिखाएंगे 41,50,000, 41,50,000 दिखाया जाए। इन लोगों ने वर्किंग नोट में नहीं दिखाया है, डायरेक्ट दिखाया है, तो डायरेक्ट आंसर में देखा जाए। डायरेक्ट आंसर में देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। यहाँ से देखिए टोटल रेवेन्यू, मतलब ये 3 लाइन ऊपर का इनकम दिखा रहा है, ऊपर का 3 लाइन इनकम है और नीचे का पूरा एक्सपेंसेस है। तो इनकम लिस्ट में आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, सेल्स कितना है 41,50,000, 41,50,000, 41,50,000, ठीक है। चलिए सिंगल इफेक्ट होगा इसका, डब्बे से निकला है तो सिंगल इफेक्ट, सेल्स का अमाउंट इनकम के अंतर्गत आया। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, जर्नल रिजर्व। तो ये आप जानते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत रिजर्व हेडिंग के नीचे जर्नल रिजर्व दिखाया जाएगा 2,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व के नीचे जर्नल रिजर्व 2,50,000, तो यहाँ पर दिखाया जाए। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में जर्नल रिजर्व दिखाया गया, रिजर्व के हेडिंग के अंतर्गत रिजर्व का मुद्दा है ये, जर्नल रिजर्व 2,50,000, 2,50,000 दिखाया गया, ठीक है। सिंगल इफेक्ट आएगा, डब्बे से निकला है इसलिए। चलिए बैड डेट्स प्रोविजन, तो ये क्या है आपका ओल्ड आरडीडी, ये है ओल्ड आरडीडी। तो आपको बताया गया ओल्ड आरडीडी का सिंगल इफेक्ट होगा, ओल्ड आरडीडी का सिंगल इफेक्ट होगा, और ये कहाँ से लेस होगा, बैड डेट से। तो बैड डेट आपने किस में दिखाया, अदर एक्सपेंसेस के अंदर, अदर एक्सपेंसेस के अंदर बैड डेट दिखाया, और ये बैड डेट से ही लेस होता है ओल्ड आरडीडी। तो हम लोग अदर एक्सपेंसेस से ओल्ड आरडीडी को लेस करेंगे। तो चेक कीजिए ओल्ड आरडीडी आपका 35,000 है। चलिए 35,000 देखते हैं। देखिए अदर एक्सपेंसेस के अंदर आपने बैड डेट्स दिखाया था, उसी में से आपका ओल्ड आरडीडी क्या होगा, लेस। देखिए इन लोगों ने भी मेंशन किया ये ओल्ड आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी 35,000 क्या किया गया, लेस किया गया। ओल्ड आरडीडी 35,000 लेस किया गया, ठीक है। लेस किया गया है ना, देख सकते हैं अमाउंट में से लेस करके लिखा गया है। ओके, यहाँ पर हेडिंग में लिखा है लेस, तो ये हम 12वीं से ही जानते हैं ओल्ड आरडीडी लेस किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया एडजस्टमेंट। आपको याद है क्लोजिंग स्टॉक का हम कर चुके हैं एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन का किया जाए, डेप्रिसिएशन का किया जाए। डेप्रिसिएशन प्लांट पर दिखाना है 15%, तो प्लांट आपने दिखाया फिक्स एसेट्स के अंदर टेंजिबल में, तो वहां 15% लेस करेंगे। एडजस्टमेंट है तो डबल इफेक्ट आएगा, एडजस्टमेंट है तो डबल इफेक्ट आएगा। तो एक होगा आपका प्लांट से लेस, और दूसरा किस में आएगा बताइए, किस हेडिंग के नीचे,
यस, किस हेडिंग के नीचे आएगा बताइए? डेप्रिसिएशन के लिए स्पेशल मुद्दा बनाते हैं ये लोग, स्पेशल हेडिंग बनाते हैं, बताइए उस हेडिंग का नाम। आवाज आ रही है क्या मुन्ना? यस सर। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो एसेट्स में से लेस होता है और एक डेप्रिसिएशन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर डेप्रिसिएशन को ये लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो चलिए दिखाते हैं, प्लांट से लेस और डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के अंतर्गत 15%। आप ही बताइए, ऊपर आपको प्रीमाइसेस दिख रहा है 30,72,000, 30,72,000 दिख रहा है। इसका 15%, आपके पास कैलकुलेटर है, फटाफट बता दीजिए मुझे 15% कितना हो रहा है? सर प्लांट का लेना है। प्लांट का, अरे हाँ वेरी गुड, प्लांट का लेना है। नाइस, कुछ बच्चे जाग रहे हैं, जागरूक हैं। प्लांट का 33 लाख है, प्लांट का 33 लाख है, तो उसके ऊपर 15% चाहिए। 100 से भाग दे दिया मैंने, 100 से डिवाइड, अब 15 से मल्टीप्लाई। 15 3 जा 45, 15 3 जा 45 एंड 4, 45 एंड 4 49। ठीक है, तो ये हो गया 4,95,000, 4,95,000। एक इतना ज्यादा है ना, हाँ 33 लैक्स है ना, तो 4,95,000 15% है। तो आप ये प्लांट में से लेस करोगे और डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में दिखाओगे। तो चलिए किया जाए, प्लांट से लेस 495। तो ये देखिए, प्लांट प्लांट आपको दिखा 7th के बी में, 7th के बी में 33 लाख था, उसी में से आपने डेप्रिसिएशन लेस किया 4,95,000, 4,95,000 आपने लेस किया। तो डेप्रिसिएशन कभी भी एसेट से लेस होता है। और डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन पॉइंट नंबर 14, 14 नंबर में आप देख सकते हैं, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 15% ऑफ 33 लाख, 4,95,000। ठीक है बेटा, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। अब याद रखिए, डेप्रिसिएशन एसेट से लेस होगा और डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं। इन लोग बता रहे हैं कि आपका शेयर इशू के टाइम जो एक्सपेंसेस हुआ था वो आप अदर नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत लिखे थे, लेकिन अब वो एसेट्स नहीं रहा, उसमें से थोड़ा सा रिटर्न ऑफ हो गया, थोड़ा सा खत्म हो गया इसी साल के दौरान, इतनी उसकी मीनिंग खत्म हो गई, इतना उसका महत्व खत्म हो गया। तो कितना खत्म हो गया? रिटर्न ऑफ 5,000। तो 5,000 आपको रिटर्न ऑफ करना है शेयर्स इशू एक्सपेंसेस में से। तो रिटर्न ऑफ मतलब हमेशा क्या होता है? लेस। कभी भी रिटर्न ऑफ बोला मतलब लेस, खत्म करना है। रिटर्न ऑफ मतलब खत्म करना है, तो लेस कर दीजिए। तो हम एक, हमारा ये एसेट्स ही है जिसका नाम है नॉन अदर नॉन करंट एसेट्स, मतलब शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये एक प्रकार का एसेट्स है। अब इसमें से आप जो खर्च हो गया वो लेस कर रहे हो, तो दूसरा इफेक्ट कहां पर जाएगा? दूसरा इफेक्ट आपका जाएगा अदर एक्सपेंसेस के अंतर्गत, अदर एक्सपेंसेस के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए 5,000 दिखाया जाए। 5,000 नॉन अदर नॉन करंट एसेट्स में से लेस। ये देखिए यहाँ पर 9वां पॉइंट, 9th पॉइंट में शेयर इशू एक्सपेंसेस था 50,000, जिसमें से रिटर्न ऑफ मतलब अब इतना खत्म हो गया, अब इतना खत्म हो गया, अगले साल के लिए सिर्फ 50,000 में से 5 खत्म हो गया, तो 45,000 बचेगा। जैसे स्टूडेंट हम लोग कभी भारी एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं ना, भारी एडवर्टाइजमेंट कर दिया एक ही बार, जिसका असर अब 10 साल तक पब्लिक के दिमाग पर रहेगा, 10 साल तक पब्लिक के दिमाग पर रहेगा। तो मान लीजिए आपने शेयर इशू के टाइम एडवर्टाइजमेंट किया था, तो एडवर्टाइजमेंट मतलब शेयर इशू के टाइम आपने एक्सपेंसेस कर दिया। कितना एक्सपेंसेस कर दिया आपके क्वेश्चन के हिसाब से? 50,000। लेकिन अब ये जो पब्लिक के दिमाग पर है 10 साल तक छाप बनाकर रखेगा, तो 10 साल में धीरे धीरे याद लोग इसको भुलाते जाएंगे। तो एक साल में
कितना भुलाएंगे 5000, तो 5000 लेस हो गया। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि हमने एडवर्टाइजमेंट पर एक ही बार में 50,000 खर्च किया, जो बहुत बड़ा अमाउंट था, जो 10 साल तक चलेगा। तो अब 1 साल खत्म हो गया है, तो 1 साल का बनता है 5000, 5000 का अब खत्म हो गया, मतलब लोग धीरे धीरे भुलाते जाएंगे आपके ऐड को। तो 5000 तो इस साल भुला दिया गया, ठीक है। अब 45,000 अगले साल के लिए रहेगा। तो चलिए, आपने शेयर इशू एक्सपेंसेस में से रिटर्न ऑफ 5000 लेस किया। दूसरा इफेक्ट अदर एक्सपेंसेस में ज्वाइन किया जाए। देखिए, अदर एक्सपेंसेस के हेडिंग में 15 नंबर में लास्ट सी में दिखाया गया आपको कितना 5000 इस साल खत्म हो गया, 5000 एक्सपेंसेस हो गया इस साल, ठीक है। तो ये हो गया डबल इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट में। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ड्यू फॉर 6 मंथ, ये हम दिखा चुके हैं पहले ही, हमने पहले ही दिखाया 1,80,000 मिल चुका था, 1,80,000 मिलना बाकी था, तो ये हमने ऐड किया और लाइबिलिटीज में दिखाया, ठीक है। कौन सी लाइबिलिटी दिखाया हमने? अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखाया था हमने, ठीक है। चलिए, 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो ये न्यू आरडीडी है। न्यू आरडीडी याद है आपको? न्यू आरडीडी क्या होता है? डेटर से लेस होता है और बैड डेट में ऐड होता है। डेटर से लेस और बैड डेट में ऐड, तो यहाँ भी वही करेंगे हम, डेटर से लेस करेंगे और बैड डेट में ऐड करेंगे। 5% किसका निकाला जाएगा? डेटर्स के अमाउंट का। तो चलिए, डेटर्स का अमाउंट देखिए कितना है, उसमें 5% न्यू ऑलरेडी बोलकर लेस कीजिए। तो डेटर्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, डेटर्स देखिए बेटा, यहाँ 10 नंबर में पहला कितना है? 8,70,000 है, जिसमें से आप लेस करेंगे न्यू आरडीडी। ये आपका न्यू आरडीडी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ न्यू आरडीडी। कभी भी न्यू आरडीडी डेटर से क्या होता है? लेस होता है। तो 5% बताइए, 5% आप निकालोगे तो 43,500 आ रहा है, 43,500, तो यहाँ पर दिखा दिया गया। दूसरा इफेक्ट बैड डेट्स में ये ऐड होता है। बैड डेट्स आपने अदर एक्सपेंसेस में लिखा है, तो अदर एक्सपेंसेस के अंतर्गत बैड डेट में ये ऐड होगा। आप देख लीजिए यहाँ पर ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है 5%, कितना? 43,500, ठीक है। इस तरह से ये ऐड हुआ, ठीक है बेटा। तो आप याद कर सकते हैं कि 12वीं में बैड डेट्स में न्यू ऑलरेडी ऐड होता था और लेस ऑलरेडी लेस होता था। न्यू ऑलरेडी ऐड होता था और ओल्ड ऑलरेडी लेस होता था, तो उसी तरह से अभी भी हुआ है, ठीक है। तो ये डबल इफेक्ट आपने दिखा दिया, न्यू ऑलरेडी बैड डेट से लेस और सॉरी डेटर से लेस और बैड डेट में ऐड, डेटर से लेस और बैड डेट में ऐड। यहाँ पर आप लेस देख सकते हैं, डेटर से लेस किया गया और बैड डेट में ऐड किया गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट आ गया बेटा, 50% इनकम टैक्स। इनकम टैक्स 50%, तो टैक्स कब भरोगे? 50% किसका भरा जाता है? फाइनल प्रॉफिट का। तो अभी तक तो आपको प्रॉफिट पता ही नहीं चला, बुक आपने बंद किया ही नहीं। जब पूरी तरह से बुक बंद हो जाएगा तब 50% समझ में आएगा ना कि कितना हुआ। तो हम लोग इसको क्या है, अभी रोक कर रखेंगे, पूरा पहले बंद करेंगे। बंद करने से हमें प्रॉफिट पता चलेगा, प्रॉफिट पता चल जाएगा तब उसका 50% हम टैक्स भरेंगे, ठीक है। टैक्स प्रोविजन बनाएंगे, ठीक है। तो टैक्स का क्या होगा इफेक्ट आपको पता है? टैक्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस होगा। रिजर्व एंड सरप्लस में जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, जितना भी प्रॉफिट होगा उसी में से काट कर आप गवर्नमेंट को टैक्स भरोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस से लेस होगा। और दूसरा आपको पता है प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स आप किसके अंतर्गत लिखते हो? शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंतर्गत आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। तो दो इफेक्ट बताया मैंने, टैक्स का क्या होने वाला है? प्रॉफिट में से लेस और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स की रूप में दिखाया जाएगा। तो चलिए पहले बंद करते हैं, सारा एलिमेंट हमने कवर कर लिया यहाँ पर। अब बंद करते टाइम चेक कीजिए, बताइए बेटा, शेयर्स का फाइनल हो गया। अगर आप ये लेस करेंगे तो 39,25,000। रिजर्व का अमाउंट यहाँ पर है, ये प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, फॉर द ईयर जो है ना, अभी आप ये बैलेंस शीट है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर करेंगे तब आपको अमाउंट मिलेगा। ये वहां से अमाउंट आया है, तो ये अभी बैलेंस रखिए, ये अमाउंट
बाद में आएगा, अभी नहीं। ये अमाउंट बाद में आएगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस आप बंद करोगे तब पता चलेगा, तब यहाँ पर आएगा ये 1,80,000। ठीक है, चलिए तो उसे बैलेंस करके रखिए। वो आने के बाद सब फाइनल हो जाएगा तो आपका 3 लाख बन जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में ये सब फाइनल होते गया है। यहाँ पर आप ट्रेड पेबल ऐड कर दो तो 7,70,000। उसके बाद में ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी बंद करने के बाद आएगा। दो इफेक्ट जो मैंने बताया था ये बंद करने के बाद आएगा। अभी देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बंद करेंगे तो ये आ जाएगा। प्रीमाइसेस आपका पहले से ही पास है 30,72,000। प्लांट एंड मशीनरी से लेस करके ये पास हुआ तो दोनों प्लस करके आपका टेंजिबल एसेट्स हो गया 1,77,000। इसके बाद में आपका लास्ट में नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स में आपका 45,000 अगले साल के लिए बचा हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स में से लेस करो 43,500 तो 8,26,500 हो रहा है। इसके बाद में आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डायरेक्ट है। वेज एंड सैलरी प्लस कर दीजिए तो आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस आपका बन रहा है 11,82,050 रुपीज। बाद में ये आपका हो चुका है एडजस्टमेंट, ये 3,60,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। डेप्रिसिएशन एक ही के ऊपर था 4,95,000। बैड डेट्स का आपने देखा, बैड डेट्स में से बैड डेट में न्यू आरडीडी ऐड किया गया तो आया 64,600। फिर उसमें से ओल्ड आरडीडी लेस कर दिया गया तो बैड डेट का फाइनल फिगर बना 29,600। और उसी में अदर एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस और शेयर इशू रिटर्न ऑफ 5,000, ये पूरा प्लस करके आपका अदर एक्सपेंसेस आया 1,02,950। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो है, इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस वाला ये पेज मैंने कॉपी नहीं किया लगता है, पेज मैंने कॉपी नहीं किया तो आप यहां से कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे, देखिए देखिए बेटा जरा ध्यान से मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि इस साल का प्रॉफिट कितना है, इस साल का प्रॉफिट जानना चाहता हूं। तो कौन बताएगा मुझे इस साल का प्रॉफिट? इस साल का प्रॉफिट बताएगा मुझे इनकम एंड इनकम कितना हुआ और एक्सपेंडिचर कितना हुआ। तो ये आपका देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहले आकर चेक कीजिए। तो आपका इनकम था बेटा सेल से, सेल करने से ही सिर्फ आपके हाथ में पैसे आए हैं। तो सेल करने से आया था फाइनली 41,50,000। बाकी अदर कोई भी आपकी कमाई नहीं है, दूसरी कोई भी कमाई आपकी नहीं है। तो अदर इनकम कुछ नहीं है, सेल्स से कमाई हुआ था 41,50,000, ये दिमाग में बिठाइए। उसके बाद एक्सपेंसेस में देखिए परचेज किया आपने, एक्सपेंसेस हुआ। उसके बाद में चेंज इन इन्वेंट्रीज में आपने ओपनिंग में से क्लोजिंग लेस किया तो चेंज इन इन्वेंट्रीज निगेटिव आया है 2 लाख निगेटिव में आया है। फिर इंप्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में आपने वहां पर देखा कि वेज एंड सैलरी, तो वेज एंड सैलरी मिलाकर हुआ आपका 11,22,050 रुपीज। फिर फाइनेंस कॉस्ट में आपने देखा कि 1,80,000 डिवेंचर पर इंटरेस्ट भरा जा चुका है, 1,80,000 और मिलाकर फाइनल फिगर था वहां पे फाइनेंस कॉस्ट का 3,60,000। इसके बाद में डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एक ही पर था, प्लांट पर 4,95,000। अदर एक्सपेंसेस का टोटल आपने लास्ट टू लास्ट देखा था 1,02,950। ये सारे एक्सपेंसेस हो गए। इन सारे एक्सपेंसेस को प्लस कीजिए, कितना एक्सपेंसेस है देखिए, मैंने जितना राउंड किया ये सबको प्लस करके हम देखेंगे टोटल कितना एक्सपेंसेस हुआ। सब प्लस होंगे लेकिन ये 2 लाख माइनस होगा, 2 लाख माइनस होगा। तो एक्सपेंसेस हमारी समझ में आ रहा है। फाइनल करने के बाद 37,90,000। तो आप चेक कीजिए आपने कमाया कितना, आपने कमाया 41,50,000 और गवाया कितना, गवाया आपने 37,90,000। तो माइनस करके आपका इस साल का प्रॉफिट पता चलता है 3,60,000। इस साल का प्रॉफिट है 3,60,000। इस साल का प्रॉफिट है 3,60,000। तो आपको पता है 3,60,000 आपका ये लाइबिलिटीज में
रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत दिखाना पड़ेगा 3,60,000। तो चलिए 3,60,000 रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस के अंदर दिखाया जाए। 3,60,000 इस साल का प्रॉफिट है। 3,60,000 इस साल का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिखाएंगे? 3,60,000। तो इन लोगों ने नहीं लिखा है, मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। यहां पर लिखेंगे पहले 3,60,000। 3,60,000 किसके अंतर्गत? लायबिलिटी में रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत सरप्लस में लिख रहे हैं हम लोग। 3,60,000 इस साल का है प्रॉफिट। लेकिन अब वो टैक्स का शुरू होगा। तो गवर्नमेंट आई, क्या बोली? टैक्स भरो। तो टैक्स कैसे भर रहे हैं चेक कीजिए। हम टैक्स भर रहे हैं 50%। तो 50% मतलब आपको उसमें से 50% लेस करना पड़ेगा। तो 50% लेस कीजिए, 1,80,000। 1,80,000 टैक्स के रूप में चला जाएगा। तो फाइनल टू फाइनल इस साल का प्रॉफिट कितना बनेगा? 1,80,000, जो यहाँ पर दिखाया गया है 1,80,000। तो ऐसे आप ब्रैकेट में दिखाएंगे कि इस साल का प्रॉफिट तो 3,60,000 था, लेकिन उसमें से 1,80,000 क्या किया हमने? टैक्स में भर दिया। तो फाइनल बचा सिर्फ 1,80,000। और ये जो टैक्स है ये हम अब दिखाएंगे वहां पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंतर्गत दिखाया जाएगा। तो यहीं पर है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन 6 नंबर में देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स 1,80,000। तो ये एडजस्टमेंट में था टैक्स, तो इसका आपने दो जगह देखा। एक यहाँ से लेस कर दिया, प्रॉफिट में से लेस, इस साल के प्रॉफिट में से लेस, और हमने दिखा दिया प्रोविजन फॉर टैक्स के अंतर्गत 1,80,000। तो इस तरह से ये यहाँ पर आ गया। अब फाइनली आप कर सकते हैं इसका लाइबिलिटीज का प्लस और एसेट्स का प्लस, तो वो सेम आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये पूरी यहां से लेकर यहां तक लाइबिलिटी है। यहां से लेकर यहां शॉर्ट टर्म प्रोविजन पर खत्म होता है। नहीं, ये तो आपका जो है कम ज्यादा मुद्दे हैं, इनको आप फेयर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इनको आप फेयर में ट्रांसफर करेंगे, मतलब सबके फाइनल फिगर, शेयर का फाइनल फिगर, रिजर्व एंड सरप्लस का फाइनल फिगर, ट्रेड पेबल का फाइनल फिगर, इसी तरह से टेंजिबल एसेट्स का फाइनल फिगर। तो ये सारे फाइनल फिगर आप लाएंगे और कहां पर जमा करेंगे? ये शॉर्ट वाले में। देखिए यहाँ पर ये आपका फाइनल रिजल्ट है, मतलब सबका फाइनल फिगर, फाइनल रिजल्ट, नेट फिगर लिखा गया है। शेयर्स एंड कैपिटल का 39,25,000, रिजर्व एंड सरप्लस का फाइनल में फाइनल 3 लाख आया, लॉन्ग टर्म बोरिंग का 30, इसके बाद में ट्रेड पेबल का फाइनल में फाइनल 7,70,000, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन 1,80,000 और 1,80,000। इस तरह से मिलाकर आपका लाइबिलिटी का टोटल 83,55। ऐसे ही एसेट्स में आपका फाइनल में फाइनल फिक्स एसेट्स जो है, आपका फिक्स एसेट्स जो है वो इन तीनों से मिलेगा, और बाकी करंट एसेट्स जो है वो इन तीनों को मिलाकर बनेगा। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स मिलाकर आपका एसेट्स का भी टोटल 83,55,000 हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बैलेंस शीट का फाइनल है। बैलेंस शीट का फाइनल ये है, और प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनल ये है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनल है, और ये आपका बैलेंस शीट का फाइनल है, और ये आपका 2 पेज नोट्स टू अकाउंट्स है। ये और ये आपका 2 पेज नोट्स टू अकाउंट है। ठीक है, और ये आपका स्टार्टिंग का क्वेश्चन पेज है। ठीक है, तो इस तरह से टाइम के रहते हम लोगों ने ये क्वेश्चन समझ के खत्म किया। आपका फर्ज बनता है कि ये आपको क्वेश्चन और आंसर में सेंड कर रहा हूं, आप बिना देखे एक बार क्वेश्चन के बल पर फिर से इसे बनाने की कोशिश करें, और ऑर्डर याद रखें किसके अंदर क्या ऑर्डर है। ये जो है ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर है। देखिए ये बैलेंस शीट का ऑर्डर है, कौन सा पहले कौन सा बाद में, ये बैलेंस शीट का ऑर्डर है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का ऑर्डर है, कौन सा पहले कौन सा बाद में। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वे वी कंप्लीटेड आवर लेक्चर। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। मैं इसका पिक आपको सेंड कर रहा हूं।